हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और हमने सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बात करी थी कार्बन के अपरूप के बारे में कल की क्लास में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यदि हमारे नौकरी प्रोजेक्ट यानी जॉब प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मैसेज करें। आपको जो है संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी और आपको उसमें जोड़ भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पूरी जानकारी यूट्यूब पर ही प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो भी अवेलेबल है कि आखिर क्या है प्रवीण सर का जॉब प्रोजेक्ट या नौकरी प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे कार्बन अपरूपों के बारे में, जिसके अंदर अपन ने कल जो है हीरे के बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर बात कर ली थी कि जो हीरा है वो कार्बन का अपरूप है और हीरे की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और अपरूप क्या होते हैं इसके बारे में। अब अपना नेक्स्ट जो अपरूप आता है कार्बन का वो आ जाता है ग्रेफाइट। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट। क्या हेडिंग डालेंगे? ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए तो ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो आखिर ये जो ग्रेफाइट है ये ग्रेफो वर्ड से बना हुआ है। थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ, बेसिक मतलब। तो ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफो शब्द से बना है और जो ग्रेफो शब्द होता है उसका मीनिंग होता है लिखना। इसीलिए जो आपकी पेंसिल वगैरह होती है उसके अंदर जो ग्रेफाइट यूज किया जाता है वो लिखने के काम आती है। समझ में आई बात? तो ग्रेफाइट का बेसिकली मीनिंग ही क्या है? लिखना, लिखने के लिए यूज आने वाला। ठीक है, चलिए अब आप इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के तीन अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में बंध बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के एक ही तल के अंदर क्या करते हैं? बंध बनाते हैं और षटकोणीय वलय संरचना फिर बन जाती है। तो बंध आप आगे लिख लीजिए, यहाँ बनाते हैं की जगह बंध षटकोणीय। ठीक है, यानी 6 कोणों वाला। तो षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपको बात याद रखनी है। और इसमें जो एक बंध होता है वो द्विबंधी होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे कि इसमें एक बंध कैसा होता है? डबल बॉन्ड होता है, द्विबंधी होता है। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या लिखवाया है ये पॉइंट आप पूरा ध्यान से सुन लेना। इस कार्बन में जो ग्रेफाइट है उसके अंदर कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ में जुड़ता है। ठीक है, और जुड़ करके बंध बनेंगे और फिर उससे क्या होता है? षटकोणीय वलय संरचना बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना
है और इसके अंदर एक बंध जो होता है वो द्विबंधी होता है, यानी डबल बॉन्ड होता है। चलिए, इसके बाद में आप लिखेंगे कि ग्रेफाइट की संरचना में जो ये षटकोणीय तल बन रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के परत संरचना का निर्माण करते हैं। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? परतदार होता है। ग्रेफाइट परतदार संरचना का होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 3 पे आ जाता है आपके क्या? तो नंबर 3 पे आ जाता है कि दो परतों के मध्य जो है आपके दुर्बल बंध होता है। क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है और उनके मध्य की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं और इसी वजह से अपन जो है ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि दो परतों के मध्य, दो परत जो होगी उनके मध्य दुर्बल बंध होने तथा उनके मध्य दूरी अधिक होने से परत एक परत दूसरी परत पर फिसल सकती है। क्या कर सकती है? फिसल सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है, इसलिए ही आप लिखेंगे कि इसलिए ही ग्रेफाइट को शुष्क ड्राई स्नेहक लुब्रिकेंट, ठीक है, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में या शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा अब कि जो ग्रेफाइट है उसको हम शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि दो जो परतें होती हैं उनके मध्य का बॉन्ड और उनके मध्य की दूरी अधिक होने के कारण एक दूसरे पर वो फिसल पाते हैं, तब उन्हें जो है हम शुष्क स्नेहक कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ में लिखेंगे कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक, ठीक है, कल देखा था कि हीरा जो है वो कुचालक होता है जबकि विद्युत का सुचालक होता है क्या? ग्रेफाइट। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे। पांचवा पॉइंट है कि ये ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो काले
रंग का और काले धूसर रंग का, पूरा ब्लैक नहीं है, काला धूसर रंग है। आप इसको देखना चाहें तो अपने घर पे जो छोटे बच्चे हो या आपके खुद के पास में भी पेंसिल होगी ही, उस पेंसिल का नोक देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का काला धूसर रंग होता है। ठीक है, और यह चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? चमकीला पदार्थ होता है। नंबर 7 आप लिखेंगे कि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ग्रेफाइट जो है वो चिकना और फिसलनशील पदार्थ होता है। तो आपको ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ याद हो गई होगी। पहली क्या है कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ेगा और इस प्रकार से जुड़ते जुड़ते फिर ये षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें एक बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड होगा। ग्रेफाइट जो है वो परतदार संरचना का निर्माण करता है। 2 परतों के मध्य जो है दुर्बल बंध होने तथा उनके मध्य की दूरी अधिक होने से परत जो है दूसरी परत के ऊपर, एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट को अपन शुष्क स्नेहक के रूप में जानते हैं। विद्युत का यह सुचालक होता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का होता है, मुलायम पदार्थ। यह चमकीला पदार्थ है। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील पदार्थ होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, अब आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसका डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ, मतलब इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार का दिखेगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का दिखता है, ये इस प्रकार से। ठीक है, फिर ये ऐसे आगे जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर। क्लियर है? और ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, और ये जो है आगे आगे आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसी ही परतें बनती रहती है और ये परतें सब ऐसे जुड़ी होती है। तो इस प्रकार का ही इसका स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे इनको जोड़ सकते हो, ऐसी ऐसी परत नीचे 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 आप बना सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो होती है 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, मतलब एक ही परत के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी कितनी है? 141.5, जबकि 2 परतों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो इसके 2 परतों के मध्य की दूरी है 340 पिकोमीटर। ठीक है, ये है आपके ग्रेफाइट की संरचना, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए, अब आप आगे लिखेंगे ग्रेफाइट के उपयोग। क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट के उपयोग। हेडिंग डालिए अपनी कॉपी के अंदर, ग्रेफाइट के उपयोग। ठीक है, चलिए ग्रेफाइट के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो पहला सबसे इसका जो उपयोग आता है वो आपको सबको पता है, पेंसिल के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा आप इसमें लिखेंगे शुष्क स्नेहक के रूप में ये प्रयुक्त होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मेन इम्पॉर्टेंट इसका उपयोग है वो है इलेक्ट्रोड बनाने में। क्या करने में? इलेक्ट्रोड बनाने में या इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या काम आता है? इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। फिर आप लिखेंगे आगे लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश
लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में काम आता है। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट है उसका उपयोग अपन इलेक्ट्रोड बनाने में कर सकते हैं, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा आप लिखेंगे नाभिकीय परमाणु भट्टी। नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक किसके रूप में? मंदक के रूप में लिखेंगे। नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम आता है। ठीक है, तो ये है ग्रेफाइट के उपयोग। पहला क्या उपयोग है? इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। दूसरा, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में काम आता है। तीसरा, नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना ग्रेफाइट यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो अपर रूप है कार्बन का इम्पोर्टेंट, वो है फुलरीन। क्या है? फुलरीन। और फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल जैसा, तो आप लिखेंगे। और ये अपना है 3rd नंबर का अपर रूप। कौन सा है? फुलरीन। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे अपन फुलरीन की। अब फुलरीन के बारे में आप लिखिए, इसकी संरचना यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल जैसा होता है। ठीक है, तो इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। समझ में आ गई बात? जो हमारा फुलरीन है उसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल जैसी होती है। इसके बारे में जो है अमेरिका के प्रसिद्ध एक वास्तुकार है बंकमिस्टर फुलर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है फुलरीन। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप याद रखेंगे कि फुलरीन के अणु में, फुलरीन के एक अणु के अंदर 60, 70 या और भी अधिक, ठीक है, 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु भी पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि फुलरीन के अंदर, फुलरीन का जो एक अणु होगा उसके अंदर 60, 70 या उससे भी अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जो कार्बन मतलब आपके जिस फुलरीन के अंदर कार्बन की संख्या 60 होगी, यानी फुलरीन के एक अणु में अगर कार्बन की संख्या 60 है तो फिर वो एक सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन। तो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सा है? जिसके अंदर 60 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। कितने परमाणु पाए जाते हैं कार्बन के? 60। ठीक है, और इस कार्बन 60 जो है, कार्बन 60 जिसमें होंगे आपके, उसे अपन बंकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो सर्वाधिक स्थायी जो फुलरीन है उसे अपन बंकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। इसके बाद में आपके आ जाता है नेक्स्ट कि जो हमारा ये कार्बन 60 वाला होगा फुलरीन, उसकी संरचना यानी उसका जो स्ट्रक्चर होगा
उसमें 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं। और जिसमें 20 जो फलक होंगे, 20 फलक वो तो षटकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? षटकोणीय। कैसे? षटकोणीय। तथा 12 फलक, कितने? 12 फलक होते हैं, वो होते हैं पंचकोणीय। कैसे होते हैं? पंचकोणीय होते हैं, पंचकोणीय होते हैं। ठीक है, चलिए। और जो इसकी संरचना है वो कैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है, इसीलिए इसे बंकी बॉल भी कहा जाता है। तो आप ये भी लिखें कि इसे बंकी बॉल भी कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने आगे आ जाता है 6 नंबर पे पॉइंट, वो है कार्बन 60 जो होगा। मतलब कार्बन 60 मतलब ऐसा मत समझ लेना कि कार्बन का 60वां टाइप है कोई, नहीं, फुलरिन को ही मैं कह रहा हूँ कार्बन 60, क्योंकि इसके अंदर 60 कार्बन पाए जाते हैं एक अणु में। तो ये जो कार्बन 60 है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अंदर जो कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड की लेंथ कितनी है? तो 1.40 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपना आप याद रखेंगे कि ये जो फुलरिन है, इस फुलरिन को अपन गोल गुंबद, कैसा? गोल गुंबद के समान लगता है, समान लगते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फुलरिन जो है वो एक, इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है? फुटबॉल जैसा होता है। फुटबॉल आपने देखा ही होगा, उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो अमेरिका के प्रसिद्ध एक वास्तुकार हुए हैं बंकमिस्टर फुलर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम फुलरिन रखा गया है। फुलरिन का एक अणु जो होगा उसके अंदर 60, 70 या उससे भी अधिक कार्बन संख्या के परमाणु पाए जा सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर कार्बन 60 होते हैं यानी कार्बन की संख्या 60 होती है, वो सर्वाधिक स्थायी माना जाता है। इसीलिए उसका नाम बंकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। ये जो हमारा कार्बन 60 है, इसके अंदर इसका जब स्ट्रक्चर बनता है फुलरिन का, तो 32 फलक बनते हैं, जिसमें से 20 फलक जो होते हैं वो षटकोणीय होते हैं, जबकि 12 जो बचे हुए फलक है वो पंचकोणीय होते हैं, और इसे बंकी बॉल भी कहते हैं। इसमें कार्बन 60 जो है, मतलब कार्बन जिसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या 60 है, उस फुलरिन को विद्युत का कुचालक कहा जाता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसमें कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है उसकी लेंथ कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रम होती है। फुलरिन जो है वो गोल गुंबद के समान लगते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके उपयोग की। तो फुलरिन के जो उपयोग हैं वो 2-3 ही हैं, और आपको वही याद रखने हैं। ठीक है, तो फुलरिन का जो पहला उपयोग आता है वो यही आता है कि प्राकृतिक गैस, यानी जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, क्या करने में? प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। ठीक है, फिर दूसरा आप लिख सकते हो जो हमारा आणविक बेयरिंग होता है ना, आणविक बेयरिंग, उसके अंदर भी फुलरिन का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद में
तीसरा आपके आ जाता है उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से यह कार्बन का महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट अपरूप है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ में कार्बन के जो अपरूपों की बात थी दोस्तों, किसके बारे में, जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, वो यहाँ पर होते हैं आपके समाप्त। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था कि कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय अपरूप और वो दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। तो क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर तीन भाग थे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, और इन तीनों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, आज कंप्लीट कर चुके हैं फुलरिन तक। ठीक है, अब जो ये अक्रिस्टलीय अपरूप है ना, कोल, कोक, काजल, गैस कार्बन, काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, इनके बारे में आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। और ये बेसिकली कोयले के बारे में है। तो कोयले आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते ही हो, वही बस उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोयले के कितने प्रकार है तो वो। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी में आपने उसको पढ़ लिया है। तो अपना यहाँ पर कार्बन के अपरूप का जो टॉपिक था वो भी यहाँ होता है समाप्त। अपन ने कल हीरे के बारे में पढ़ा और आज ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है। आपको केवल क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है वो याद रखना है, और इनके जो उपयोग है उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकें। ठीक है, हीरे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो है आपका क्या होता है, अति शुद्ध रूप है कार्बन का। कार्बन के बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड होता है, डिस्टेंस जो होती है ये भी कुचालक है। इसका गलनांक बता दिया गया था, ये अब तक का मिला हुआ सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। फिर इसके उपयोग बताए थे, फिर ग्रेफाइट के उपयोग बताए, ग्रेफाइट के बारे में बताया, इसकी संरचना बता दी, और फुलरिन की संरचना फुटबॉल के समान है, ये आपको याद रखना है। इसके उपयोग है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेयरिंग करने में, और उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण ये जो है तकनीकी रूप से अपने कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपरूप आप मान सकते हो। टेक्नोलॉजी के अंदर ये गोल गुंबद के समान होते हैं। इसमें कार्बन के बीच में बॉन्ड की डिस्टेंस कितनी होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो कार्बन 60 वाला यानी जिस फुलरिन के अंदर 60 कार्बन के परमाणु होते हैं वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ में अपने यहाँ पर जो है ये कार्बन के अपरूप का टॉपिक होता है कंप्लीट। तो अपने सिलेबस को एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, आप सिलेबस को देखिएगा तो आप देखेंगे कि अपने कार्बन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोकार्बन अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। कार्बन के अपरूप के बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अपना रहा है एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, उसी को कहते हैं फ्रियोन, और उसके बाद में CNG, उसके बाद में बहुलक और साबुन एवं अपमार्जक। तो कल अपना जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन जो है उसके बारे में और CNG के बारे में एक लेक्चर लेकर के आऊँगा, फिर बहुलक का एक लेक्चर और एक साबुन और अपमार्जक का, और उसके बाद में अपना ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। यानी इसके अब जो है मुश्किल से 4 लेक्चर आएंगे। 4 लेक्चर के बाद में अपने जो है अभी तक 44 क्लासेस हो चुकी है, और 4 और 48 क्लासेस के अंदर अपन कंप्लीट कर चुके होंगे केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन। फिर केवल और केवल एक ये टॉपिक रहेगा, और इसको जो है अपन 3, 4, 10 वीडियो भी अगर माने तो 60 वीडियोज़ के अंदर पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले पेड कोर्सेज को कंपेयर कर लीजिएगा आप हमारे फ्री कोर्स से। आपको उनसे बेटर कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया गया है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, और आप जा कर के चाहे तो कंपेयर करके देख लीजिएगा। और ये 60 क्लासेस आपका अभी देखो फरवरी के अंदर है ना,
मतलब लगभग ये मान के चलिए अभी तो आपके पास में कितना, जनवरी, फरवरी और दिसंबर, अभी 3 महीने हैं। और 3 महीने पहले यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट कोर्स हमारे द्वारा दैनिक विज्ञान का अवेलेबल करवा दिया गया है। मैथ्स का भी चल रहा है, मैथ्स भी बहुत जल्द आपकी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद में अपन दूसरी सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे और उनको भी पूरा करेंगे। सीईटी एग्ज़ाम तक हम जो है सीईटी का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर अवेलेबल करवा देंगे। और आप लोग खुद देखिएगा, जब आप एग्ज़ाम दे करके आओगे तो आपको विश्वास होगा कि क्या सर आपने तो एक एक क्वेश्चन साला हमारे जो है कॉपी में से दिलवा दिया। और जिसको विश्वास नहीं हो रहा है वो पेपर के बाद विश्वास करेगा फिर, पर बाद में यही है, पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। चलिए वही पछता रहे हैं हम जो लैब स्टैंड वाले हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है लैब स्टैंड में हमारी क्लास नहीं अटेंड करते थे, हमने बोला था। फिर जब अब बाद में रिजल्ट आया तो अब पछता रहे, सर आपने बोला था वही पढ़ लिया होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। पर बाद में पछताने से क्या हो, वैकेंसी तो गई। अब बोल रहे नेक्स्ट वैकेंसी आएगी सर, आप पे विश्वास करेंगे, तो नेक्स्ट वैकेंसी तब वेट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है सीईटी की तैयारी करो, दबा के पूरा कंटेंट एकदम एक एक नोट्स को लिखो, याद करो, रटा मार डालो, सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, आपको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड नौकरी प्रोजेक्ट में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही मैसेज करें और जल्दी से प्रवीण सर के मार्गदर्शन में आप सभी लोग अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।